थे कि एक संघर्ष की क्या कहानी है? सर आप नाम बताएँ? सर मेरा नाम डॉक्टर आदित्य है। मैं पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और इस साल मेरी 545 रैंक आई है। मैं रहने वाला सिवान बिहार का हूँ। अभी पीटी का पेपर आने वाले सर, तो आपका कैसा रणनीति रहा है? किस तरह से तैयारी की है आपने? बहुत सारे बच्चे को पीटी नहीं निकलते, क्या आप पीटी में सबसे इम्पोर्टेंट तो एक देखिएगा कि सी सेट पे ज़्यादा कमांड रहे, क्योंकि सी सेट बहुत बार सिलेक्शन रोक देता है। सो सी सेट में हर टॉपिक पे, हर जो भी पार्ट है, तीनों पार्ट पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। और सेकंड जीएस के लिए आप पहले से अपना एक लिस्ट बना लीजिए कि ये चीज़ें हैं जहाँ से मुझे पढ़नी है, और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और यूपीएससी पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए जितना बार हो सके। जीएस में आप सीसेट में बोले 3 पार्ट, कौन-कौन सा पार्ट थोड़ा बताएँ? जैसे सी सेट में एक मैथ्स है, एक रीजनिंग है और एक कॉम्प्रिहेंशन है। तो फोकस करिए कि तीनों में यू हैव सम लेवल ऑफ होल्ड ओवर द सब्जेक्ट, ताकि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट के भरोसे पे मत जाइए। एटलीस्ट तीनों के भरोसे जाइए, ताकि वो निकल जाएगा फिर। जीएस में सर कौन-कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जीएस में मैं बोलूँगा मेनली आजकल फोकस हो गया है आपका इन्वायरमेंट पे, पॉलिटी पे और इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा वो रखता है। सेकंड मैं ये बोलूँगा कि करंट अफेयर्स के पीछे उतना मत भागिए। एक दो सोर्स अपने पक्के कर लीजिए और उसी को बस 2-4 बार पढ़ लीजिए, बिकॉज़ करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वो है, वास्ट है और कुछ भी आ सकता है। सो अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उस पे फोकस करना ज़्यादा बेटर होगा। कोर सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जिससे आप ज़्यादा हेल्प मिले? जैसे पॉलिटी हो गया, फिर इकोनॉमिक्स में बेसिक डेफिनेशंस पूछे जाते हैं और कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, और इन्वायरमेंट हो गया। तो आजकल यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फोकस होता है इन्वायरमेंट पे। तो ये 3 मतलब बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। स्पेशली इनके जो पीवाईक्यूज़ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर पॉलिटी। वहाँ से बहुत रिपीटिशंस भी होते हैं, थीम के रिपीटिशंस होते हैं, क्वेश्चंस भले रिपीट ना हो। सर इसमें से अलग से नोट्स बनाना चाहिए या अब नोट्स तो सबके बन गए होंगे, बट अच्छा रहता है कि अगर आपके पास एक नोट्स हो तो रिवीजन करना बहुत इजी पड़ता है। लास्ट मोमेंट रिविजन्स करना बहुत बड़ा आसान पड़ जाता है, और एक मेन है कि आपका जो सारा सब्जेक्ट मैटर है वो एक जगह कंसोलिडेटेड रखा रहता है। तो बस जस्ट गो थ्रू दोस 100-200 पेजेस और आपका हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने से कितने ईयर के लगाना चाहिए सर? आप मिनिमम लास्ट 10 ईयर्स का तो लगाना है। तो पहले आप ये करना है, स्टार्ट जब करना है तो पहले 5 साल का लेके चलना है। पहले आप जो लास्ट 5 ईयर्स उसको कंप्लीट कीजिए, एंड देन आप फिर लास्ट +5 और मतलब ओवरऑल टोटल 10 ईयर्स का लगा के चलना चाहिए यूजुअली। सर पीवाईक्यू जो लगाते हैं वो कैसे लगाना चाहिए? एलिमिनेशन मेथड से तुक्का तुक्का भी काम करते हैं लोग कहते हैं कि गेस करके, तो आप कैसे लगाते थे और कितना उसमें अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर में? जैसे मेरा यूजुअली ये मेथड रहा है, मतलब मैंने 2 ऑल इंडिया एग्जामिनेशन ऑलरेडी दे रखा है, एआईपीएमटी और नीट पीजी। तो मेरा अनुभव यही रहा है वहाँ से भी, कि पहले आप ये देखिए कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है जब आप पीआईक्यू लगा रहे हैं। तो उससे आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ेगा कि आप एग्जामिनर को समझ पाएंगे कि उसने ये ऑप्शन दिया क्यों है। तो अगर उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो फिर आपका गलत होने का चांसेस कम होता है। एक दो एग्जाम्पल देना चाहिए। जैसे कि अगर वो उतना तो याद नहीं, जैसे अगर हमेशा जैसे अगर मैं कैसे बताऊँ उसको, जैसे कोई आर्टिकल है, जी। लाइक किसी भी चीज़ से रिलेटेड आर्टिकल है, अगर पॉलिटी से आ रहा है, तो जो भी ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा और बाकी तीनों आर्टिकल ऑलमोस्ट सिमिलर आर्टिकल होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो उसमें जो भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट से रिलेटेड है वो भी दिया रहता है। तो अब उस मेंटालिटी को या फिर साइक को समझिए एग्जामिनर को, कि वो आपको टेस्ट कर रहा है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल्स पता है तो हाई कोर्ट का पता है कि नहीं पता है। तो वैसे करके आपको पढ़ना होगा। एलिमिनेशन मेथड आप कैसे यूज करते थे? मेरा यही एलिमिनेशन अच्छा मेथड ये है इसी तरीके से। तुक्का तो नहीं मारते थे सर? नहीं, मैं उतना तुक्के पे भरोसा नहीं करता था। मेरा बहुत लॉजिकल थॉट प्रोसेस था कि यूपीएससी में यूजुअली आप कट ऑफ देखोगे तो जनरल का अराउंड 88 89 चलता है। तो अगर आप 70 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, लाइक तो 140 हो गया, और उसमें से अगर मान लीजिए आपके बहुत ख़राब होंगे, 15 क्वेश्चन ख़त्म होंगे, तो स्टिल आप कट ऑफ के ऊपर रहेंगे। सो लास्ट ईयर भी मैंने सिर्फ 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, एंड उसके थ्रू था। आप तो थे डॉक्टर थे, फिर भी आप यूपीएससी के क्षेत्र में क्यों आना चाह रहे थे? मतलब हम जानते एक्चुअली कोविड के टाइम पे
मुझे समझ में आया कि एज अ डॉक्टर मेरी बहुत लिमिटेशंस हैं जो मैं पब्लिक सेवा करना चाहता था। फॉर एग्जांपल, जब मैं कोविड में ड्यूटी था तो मैं एक वार्ड में सिर्फ 40 पेशेंट्स को देखता था, जबकि उसी टाइम पे उस डिस्ट्रिक्ट की डीएम वो 40 लाख पेशेंट्स को, मतलब लोगों को देखती थी। हर अलग अलग आयु वर्ग के, बच्चा, बूढ़ा, जवान, उनकी सबकी अलग अलग ज़रूरतें होती है, खाना, पानी, साफ सफाई। सो मुझे लगा कि इससे बड़ा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हायर थिंग क्या हो सकता है जो मुझे और ज़्यादा बड़ा कैनवस दे काम करने का, और मुझे काम करना बहुत पसंद है। सो मुझे लगा कि ये उससे ऊपर मैं जाके और ज़्यादा काम कर सकता हूँ। ये कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? ये मेरा फर्स्ट था। फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट मेंस, वो सब कुछ। ऐसा सर क्या करते थे सर, फर्स्ट मतलब सारा चीज फर्स्ट में आपने क्लियर कर ली? अ, मेरा बस होता है कि जो सिलेबस का डिमांड है आप उस पे फोकस करो, रादर देन इधर उधर जाने का, किसी और की बातें सुनने का। जो टॉपिक्स पहले उन्होंने यूपीएससी में सिलेबस, जैसे मेंस में है तो मेंस में कि उन्होंने सिलेबस दे दिया है कि हम यहीं से पूछेंगे, तो जो भी उनके कीवर्ड्स हैं उनके आप नोट्स बना लें, हर एक कीवर्ड के एक एक 1.5 पेज के नोट्स। तो और इंटरव्यू में भी सेम है कि इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंट होना है, आपको जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और वो यूजुअली करंट रिलेटेड रहता है, जो जो चीज़ें हो रही हैं। एंड मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि इंटरव्यू में जाने के पहले मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं एक बार उनके थ्रू ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो इंटरव्यू में रिपीट हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ लिए मेंस जाते हैं। के जो क्वेश्चन है उसी से इंटरव्यू में हाँ, क्वेश्चन बन जाते हैं सर, ये क्योंकि यूजुअली वो लास्ट ईयर वही में थोड़ा हॉट टॉपिक्स होते हैं, वो तो वैसे भी मेंस का क्वेश्चन उधर ही से आता है। तो उस हिसाब से आप अगर एक बार रिवीजन कर सको आपकी, मतलब यूजुअली कोचिंग मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के आ जाते हैं जो वो डिस्कशन करते हैं, तो एक बार वो आप ज़रूर देख लेना। तो उससे आपका दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश हो जाएगी, जो सब्जेक्ट मैटर पे जैसे आर्टिकल्स वगैरह हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, एंड प्लस आप एक दूसरे तरीके से भी उन चीज़ों को देख लेंगे। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके क्या? हाँ, मेडिकल साइंस था। मेडिकल साइंस में आप कितने आवर देते थे, कैसे तैयारी करते थे? सेल्फ स्टडी किए थे या कहीं ज्वाइन किए थे आपने? जैसे मेरा था कि मेडिकल साइंस मैंने खुद से ही किया हुआ है, सारे नोट्स मैंने खुद से बनाए थे, बस एक इंस्टीट्यूट है उसे टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी। और फिर धीरे धीरे, जैसे मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ और मैंने वहाँ पे एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो मेरा थोड़ा बहुत पकड़ था कि कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है। तो फिर मैं उस इंस्टीट्यूट में एज अ फैकल्टी फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो जब मैं कॉपी चेक करता था तो मुझे उससे बड़ा बेनिफिट होता था कि दिखता था कि मुझे लाइक कि कैसा आंसर लिखना, मैं मुझे कैसा अच्छा लग रहा है, किस टाइप का आंसर मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा अच्छा नंबर देता था। तो वहीं से फिर मैंने सीखा कि मुझे भी इसी टाइप से लिखना है। सो बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को सिखाया आंसर राइटिंग कैसे बढ़िया करते हैं। तो आपने जब आंसर राइटिंग पूरा सिलेबस कवर हो गया था तब आंसर राइटिंग शुरू किए थे या पहले से पहले दिन से ही शुरू किए कर दिए थे? आपने जैसे बोले थे पढ़ाते भी थे आप। हाँ, एक्चुअली जैसे मेरा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कॉलेज से ही है। जब मैंने अपने स्पेशलाइजेशन का भी एग्ज़ाम दिया था तो मुझे आइडिया था। और मेडिकल साइंस का आंसर राइटिंग और जीएस का आंसर राइटिंग मैंने क्या कर रखा था कि मैंने सिमिलर बना रखा था, बस कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जैसे डायग्राम बनाना, तो वो यहाँ पे भी बनाना होता है, बट मेडिकल साइंस में थोड़े ज़्यादा डायग्राम्स बनाने होते हैं। तो मैंने एज सच बस वो टेस्ट सीरीज़ दी थी और उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ नहीं करा था। डायग्राम का आपको ज़्यादा फायदा मिला है, यस। मतलब आंसर राइटिंग में डायग्राम यूज करना कितना यूजफुल है सर, कितना इंपॉर्टेंट है आप बता पाएंगे क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेट होता है। जैसे मेडिकल साइंस में पहला एक क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, जी। और उसमें 5 पेज होते हैं। तो अगर आप थ्योरेटिकली सिर्फ लिखने बैठेंगे तो 5 पेज नहीं खत्म होगा, और अगर आप डायग्राम के थ्रू इसको शो करेंगे तो एक तो आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा, दूसरा आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस ऑप्शनल में आपको कंसेप्ट भी आने चाहिए, आंसर और जल्दी जल्दी लिखना भी है। तो डायग्राम वो समय बचा लेता है दूसरा जगह पे लिखने से। यही कारण है कि नंबर आपके अच्छा उठे होंगे हाँ, जो भी। और इंटरव्यू में मेरे को 195 मार्क्स मिले हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सवाल नहीं आता है इंटरव्यू के टाइम पे भी, पर्सनालिटी टेस्ट में, तो घबराना नहीं है, बस मूव ऑन कि कोई नहीं, नेक्स्ट सवाल का आंसर देंगे। सर इंटरव्यू का हम बता रहे थे, अंदर जाने से पहले कोई घबराहट हो रहा था, डर हो रहा था, एक एक फर्स्ट था आपका अटेम्प्ट, तो आप बता। तो थोड़ा बहुत तो डर था, घबराहट थी, क्योंकि पहली बार फेस कर रहे हैं, बट ऐसा एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं ट्रेन हो रखा हूँ अच्छा, डर। कि मैं विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य मेंटेन रखूँ, अपना रैशनल थिंकिंग मेंटेन रखूँ, क्योंकि वहाँ पे लाइफ एंड डेथ का सवाल होता था कि मेरा एक गलत डिसीजन और पेशेंट का जान जा सकता है। तो वो जो ट्रेनिंग थी
एज अ डॉक्टर जो मेरी हुई थी, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। मतलब एक दो क्वेश्चन रिपीट करना चाहें, किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे चेक करते हैं कि ये सच में आईएएस बनने के लायक है या नहीं है, थोड़ा आप जैसे अनुभव। जैसे मेरे से पहले तो यही पूछा जा गया था कि आप एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड कैरियर, आप क्यों आना चाहते हो? क्यों आना? तो अगर उनको सेटिस्फैक्टरी लगेगा रीजनिंग आपका, तो दे विल गिव यू गुड मार्क्स। फिर जो मेंबर 2 थे, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि हम आपको क्यों चुने, मतलब आप में ऐसा क्या खास है कि हम आप ही को चुने। अब यहाँ पे फिर वो आता है कि अगर आपने उसको अच्छे से आंसर किया बिना वो मतलब अपना धैर्य खोए, हाँ, गंभीर वो थोड़ा नर्वस हुए, तो फिर आप पूछा। मेरे साथ वही होता है कि फर्स्ट और सेकंड के बाद मेरे से फिर किसी ने नहीं पूछा, फर्स्ट और सेकंड मेंबर के बाद में, कि आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो। दे वर सेटिस्फाइड एंड मुझे ऐसा लगता है कि फिर मेरे को अच्छा नंबर मिला। सर एससी और एथिक्स का ज़्यादा रोल होता है यूपीएससी सिलेक्शन में, आप कैसे तैयारी करते थे, कितना टाइम देते थे, क्या रणनीति रहता था आपका, थोड़ा बताना चाहिए। एसए में मेरा था कि एसए में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चरिंग एसए की, कि देर इज़ इंट्रोडक्शन, देर इज़ बॉडी एंड देर इज़ कंक्लूजन। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप एसए का स्ट्रक्चर, जो आंसर लिख रहे हो आप, तो वो स्ट्रक्चरिंग आप मेंटेन करो। सेकंड था कि एसए में थोड़ा अपने आप को दूसरे से अलग करने के लिए मैंने कबीर के दोहे लिखे थे। तो क्योंकि वो बचपन से पढ़े हुए हैं, तो रादर देन, और मेरे को बाकी लोग कोई पोयम लिखता है बट वो सब मुझे नहीं आता था, लेकिन कबीर के दोहे यूपी बिहार में हम लोग पढ़े बड़े, तो वहाँ पे हमेशा ये नॉलेज में रहता था। तो फिर मैंने 10 दोहे एक जगह लिखे और मैंने इन उनको ऐसे में इनकॉर्पोरेट किया, उसको लास्ट में कंक्लूजन में लिखा भी एक ऐसे में। तो उससे एक थोड़ा दो दोहा सुनाना चाहें आप, जो अच्छा, आपको मोटिवेशन मिलता होगा या आपको मोटिवेट। तो जैसे ये दोहा सब पे लागू होता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवत फल होए। तो यही है कि परसिवरेंस करना पड़ता है, समय आने आप मेहनत करिए, आपको फल मिलेगा, और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसे में मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, जैसे आया था कि सोशल मीडिया से के बच्चों में फोमो हो रहा है, तो ये लास्ट में मैंने डाला था कि नहीं, रादर देन हर चीज़ आपको जल्दी जल्दी चाहिए, आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, फिर आपको सब मिलता है। एससी के लिए सर। ऐसे के लिए जैसे ये स्ट्रक्चरिंग इम्पॉर्टेंट है, और आपका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। थोड़ा सा अलग होने के लिए आप दोहे हो गया, पोएम हो गए, कोई अच्छे कोटेशंस हो गए। फिर ऐसे में मैंने मोस्टली ऐसे एनेक्डोट्स के बेसिस पे लिखे थे, स्टोरीज के थ्रू लिखी थी। कि जैसे एक सवाल था कि जैसे मैंने जिस टॉपिक पर लिखा था कि डॉक्टर्स आर द ट्रू सोल्जर्स ऑफ साइंस, तो उसमें मैंने बैरी मार्शल का एग्जाम्पल लिखा था कि उन्होंने उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, कि वो दिखाया था उन्होंने कि जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो बैक्टीरिया के चलते होता है, और उनका कोई बात नहीं मानता था। तो उन्होंने खुद ही एक मीट का टुकड़ा खा लिया और उनको खुद अल्सर हुआ, और फिर उन्होंने उस वो अल्सर के टुकड़े को उन्होंने दिखाया कि देखो इसमें बैक्टीरिया है, और उस चीज़ के चलते अब एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ अल्सर का, और लाखों करोड़ों जानें बची हैं। तो इस टाइप के मैंने स्टोरीज डाली थी वहाँ पे। सर चैट जीपीटी एआई का उपयोग किए थे आपने यूपीएससी की तैयारी में। मैंने किया था, और एक्चुअली मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन में ज़्यादा यूज़ किया था उसको, और थोड़ा थोड़ा मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज़ किया था। अगर मुझे कोई आंसर टफ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे पॉइंट्स नहीं जनरेट कर रहा हूँ, तो बस मैं उसको वहाँ से बस एक पॉइंट्स जनरेट करने के लिए यूज़ करता था कि और अच्छा क्या पॉइंट ऐड किया जा सकता है, बस उतना ही किया था। रादर फिर उसके बाद इंटरव्यू में मैंने ज़्यादा यूज़ किया था कि चीज़ों को और डिटेल में समझने के लिए, जैसे कोई भी टॉपिक आ रहा है, जैसे ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, तो वो आप प्रॉम्प्ट डालोगे तो वो एक एजम्पशंस दे देते हैं, तो आप वहाँ से आप और अच्छे से समझ सकते हो। पीटी में कैसे उसका यूज करें, ये नहीं हो सकता। पीटी का अभी मैंने किया नहीं है, तो मैं उसमें बता नहीं सकता हूँ, बट अब एक ही महीना बचा है, तो प्लीज़ आप अभी कोई मत करना। बट इन फ्यूचर अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको चैट जीपीटी के थ्रू और अच्छे से समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है, आपने यूज किए थे एनसीईआरटी या पढ़े थे या। एनसीईआरटी स्पेशली ज्योग्राफी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो एक वो तो एनसीईआरटी ज़रूर सबको पढ़नी चाहिए, लाइन बाय लाइन सब जैसा हर चीज़ पढ़ना कौन है से उसका। क्लास से कौन से। अब मैंने बस 11 ट्वेल्थ ट्वेल्थ की पढ़ी थी, तो अब तो इस मैं तो बस वही बताऊंगा कि 11 ट्वेल्थ ट्वेल्थ, और बस नहीं। और कोई एनसीईआरटी आपने पढ़ा नहीं, नहीं। कोई सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के। दूसरे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मुझे उतनी कुछ यूज़फुल लगी नहीं।
तो बट मैं बस ये बोलूँगा कि 11th-12th की ज्योग्राफी मेरे को बस सबसे इम्पोर्टेंट लगी थी। सर बुक लिस्ट बताना चाहिए क्योंकि आपने ज़्यादा एडवांस बुक अच्छे बुक यूज किए हैं, स्मार्ट स्टडी किएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, तो आपको बहुत चीज़ अनुभव होगा सर। जैसे मैंने बुक लिस्ट में एक, जैसे पॉलिटी के लिए मैं बताता हूँ कि एक विजन आईएएस का आता है क्विक रिवीजन मॉड्यूल। तो फॉर रिवीजन मैंने वो यूज़ किया था, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या किया था, लक्ष्मीकांत के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका उन्होंने एक शॉर्ट बना दिया था, तो उससे रिवीजन करना बहुत ईजी पड़ता था। और इकोनॉमिक्स का तो क्लास नोट्स ही थे, और सेम ज्योग्राफी का एनसीईआरटी हो गया और क्लास के नोट्स हो गए। तो क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप उसको साइड में मत रखिएगा। और दूसरा जो इन्वायरमेंट के लिए, तो फिर आपको इन्वायरमेंट का तो आपको रेगुलर पढ़ते रहना पड़ेगा, जो डाउन टू अर्थ वगैरह मैगजीन्स आती हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कि डाउन टू अर्थ को आपने वो आर्टिकल देखा और उसका आप समरी बना सकते हैं आप उसमें चैट जीपीटी का यूज़ करके। तो ये सब था। सर हिस्ट्री के लिए आप क्या करते थे? हिस्ट्री के लिए जैसे मुझे थोड़ा डेट्स याद करने में दिक्कत होती थी, तो मैंने देखा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मुझे लगा मैं मॉडर्न मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर से। तो फिर मैंने उसके जो कंसोलिडेटेड मेरे पास नोट्स थे, तो बस मैंने उसी पे फोकस किया और पीवाईक्यू खूब लगाए, बार सर बार लगाए। आर्ट एंड कल्चर के कैसे आप, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कम क्वेश्चन आते, उसको कैसे आपने? जैसे आर्ट एंड कल्चर में मेरा ये तरीका था कि मैं उसको पिक्चर्स के थ्रू याद कर रखता था, फोटोग्राफ्स देख देख के, रादर देन रटने के अलावा, लाइक जस्ट नेम। तो मान लीजिए कहीं कोई टेम्पल है, आपका जो अजंता एलोरा में पेंटिंग्स हैं, तो उस पेंटिंग्स को मैं देखता था, उसकी फ़ोटोज़ की कैसी हैं, तो अब उससे क्या होता था, एक थोड़ा मेमोरी और अच्छे से हो जाता था, तो उससे फिर याद करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता था फिर। सर वो तो हो गया सर। अब जीएस के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर है उसके लिए आप क्या करते थे, कैसे आंसर राइटिंग करते थे, थोड़ा बताना चाहिए क्या? उसका मैंने एक स्टैंडर्डाइज तरीका बना रखा था कि इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चन में कीवर्ड है उसको डिफाइन कर दो, और अगर आपको कुछ और अच्छा पता है तो फिर आप उसके थ्रू इंट्रो स्टार्ट करो। तो मल्टीपल तरीके थे, बट एक कॉमन मैंने बना रखा था कि अगर मेरे को कुछ नहीं आता तो बस मैं उस कीवर्ड को डिफाइन करूँगा एंड वो मेरा इंट्रो होगा। और सेम बट वही है, और आपको कंक्लूजन पॉजिटिव नोट में एंड करना है, नेगेटिव नहीं बताना, बिकॉज आप फ्यूचर में ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, और वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए रादर देन पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर आंसर को पॉजिटिव एंड पे एंड कीजिए, पॉजिटिव नोट पे एंड कीजिए। मेंस के नोट्स कैसे बनाते थे आपने, शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स कैसे अलग अलग बनाए थे आपने? अब मैंने, मतलब मैं यूजुअली मेरा रहता है कि मैं डिटेल में पढ़ता हूँ, तो मेरे सारे लॉन्ग नोट्स ही थे। जैसा आंसर होता था मैं उसको कट छोटा बड़ा कर लेता था अपने हिसाब से। जैसे कोई भी टॉपिक होगा तो उसका प्लस साइड माइनस साइड दोनों पढ़ो, और उसका एक वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो मेरे नोट्स ऐसे ही बनते थे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन उसका वे फॉरवर्ड। अब जैसा सवाल आता था आप उस साइड से उठा के आंसर लिख सर दीजिए। आपका कितने आवर रोज का रूटीन मतलब पढ़ते थे आप, क्या रणनीति रहता, क्या डेली रूटीन रहता था? जैसे मेरा ये होता था कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है करना, फिजिकली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं हर दिन एक्सरसाइज ज़रूर करता था, ताकि थोड़ी मेरी बैक स्ट्रांग रहे। तो लंबा बैठना पड़ता है तो बैक एक वगैरह ना हो। दूसरा, यूजुअली मैं कोशिश करता था 8 से 9 घंटा पढ़ने का, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था लास्ट महीना, तब मेरा फिर वो 12 घंटे में चेंज हो जाता था। सो ये रहता था, बट ये है कि कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। पढ़ने का नहीं मन करता था तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स होते थे, बस उनको देखो। बट वही था कि जस्ट स्टे इन टच विद द सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं, कहते जो 12 12 15 15 घंटा पढ़ते हैं, तो ये सा संभव है ऐसा? ये 12-15 घंटा आप ना लास्ट के वीक या लास्ट 10-15 दिन ही पढ़ सकते हैं। हर दिन 12-15 घंटा पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। एज अ डॉक्टर भी मैं बता रहा हूँ, आप थक जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर बेटर ये होता है कि आप 5 से 6 घंटा मिनिमम डेली पढ़िए। वो आपको फिर लास्ट के जब एक हफ्ते में आप जाएंगे वहाँ पे 12 घंटा 16 घंटा पढ़ सकते हैं। सो बट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एटलीस्ट जो आप सोते हैं जितना भी टाइम, 6 घंटा 7 घंटा आप ज़रूर सोइए, बिकॉज सोते वक्त ही जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज होती है। सो बॉडी को रेस्ट देना और सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फैमिली और इस प्रिपरेशन में फैमिली और फ्रेंड का कितना इम्पोर्टेंट होता है? फैमिली और फ्रेंड तो मतलब पिलर होते हैं, वो आपको जोड़ कर रखते हैं कि कभी भी आप हतोत्साहित होंगे, अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन कभी कभी लगता भी है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ,
और मेरे साथ था कि तो मैं इतनी अच्छी जॉब, हाई पेइंग जॉब छोड़ के फिर मैं इधर आया था। तो एक बट कभी भी जब भी हतोत्साहित होता था तो घर पे फ़ोन करके बात कर लेता था। तो वो वही बोलते थे कि तुम बस ये सोचो कि तुम किधर क्यों आए थे। तो उस टारगेट को बस याद रखो। एंड मैं तो ये बोलूँगा कि आप डेली ज़रूर आधा घंटा ज़रूर अपने घर पे माता-पिता से ज़रूर टच में रहिए और बात किया करिए। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सर ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ जो पड़ोसी जो ताने देना कि क्यों ये आईएएस की तैयारी कर रहा है, इतनी अच्छी जॉब है फिर भी छोड़ के इसका नहीं होगा, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? मतलब मेरा तो एक सिद्धांत है कि मैं यूजुअली उतना मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी एक तरीके से मुझे बचा के रखा हुआ है कि वो उतना मैं रिलेटिव्स पड़ोसी से उतना घुलता मिलता नहीं हूँ। लाइक मैं अपना अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं बस पढ़ रहा हूँ। मैं यूजुअली फ़ोन वगैरह से एकदम दूर हो जाता था कि नहीं किसी से बात होती, जितना लिमिटेड कांटेक्ट हो सके। तो जो भी ऐसा होता था वो मेरे पेरेंट्स हैंडल करते थे। अगेन फैमिली सपोर्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। तो कोई बोलता भी था तो मेरे पापा कहते थे कि उसका सपना है, उसको पूरा करने दो आप। उसको पढ़ने की इच्छा है तो उसको पढ़ने दीजिए। तो बस यही रहता था। और मैं थोड़ा वैसे भी सेटिस्फाइड रहता था क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी एक अच्छी खासी एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी की डिग्री थी। तो ठीक है, अपना भी बिना प्रयास किए कैसे पता चलेगा कि हम पार कर सकते हैं कि नहीं। वैसे आपके पास तो बी प्लान था पहले से सर। हुँ। जिस जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी ही करते हैं उसको बी प्लान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या आप क्या कहना चाहिए, क्यों आपका अनुभव है? जैसे मेरा तो ये मानना है ना कि यूपीएससी की तैयारी आप हमेशा एक सेफ सिक्योर जॉब ले लो देन करना चाहिए क्योंकि इसमें सक्सेस रेट इज़ लेस देन 1%। तो एक प्लान भी जब रहता है ना और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि फिर आपको नहीं सोचना है। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आप अच्छे से पढ़ के और निकल जाओगे। जैसे मेरा भी यही था कि पहले मुझे यही था कि एक बार मतलब कि जब मेरा ऑर्थोपेडिक सर्जरी कंप्लीट हो गई देन ही मैंने स्टार्ट किया कि यस कि अब कर सकते हैं। तो एक वो एक हमेशा ना मेरे को मुझे फ़ायदा मिलता था कि नहीं होगा तो कुछ नहीं, एक है ही। तो वो बहुत हेल्प किया था। सर कभी-कभी आपको ये लगता था कि अब क्या ही करना है, मेरा जॉब तो है ही, मतलब ऐसा एंग्ज़ायटी या कोई टेंशन आता था, क्या ऐसा? थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी तो आता है, हम भी इंसान ही हैं। बट वही है कि उसको बस हैंडल करना है, हमेशा मैं बस ये याद रखता था। ये नहीं लगता कि लोग एन्जॉय कर रहे हैं, हम क्यों यहाँ लगे हैं, हम भी तो पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ? अब जैसे मेरा एन्जॉयमेंट का होता था कि मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है और घर पे घर जाना मेरा वेकेशन हो जाता था। तो सबका अपना-अपना एन्जॉय करने का तरीका है। तो मेरा एन्जॉय करने का तरीका पढ़ाई करना था, तो मुझे पढ़ के बहुत आनंद आता है। तो इसीलिए कभी वैसा फ़ील नहीं हुआ और दूसरी बात थी कि मैं हमेशा ये सोचता था कि जब भी वैसा आए आए कभी भी मौका कि क्यों नहीं हो रहा है, तो हमेशा याद रखो कि क्यों स्टार्ट किया था, इधर आया हूँ क्यों था मैं। तो वो मैंने हमेशा अपने जो मेरे स्टडी टेबल के सामने व्हाइट बोर्ड था, उस पे लिख रखा था कि मैं इधर क्यों आया। तो एक बार जैसे ही वो कोट पढ़ता था, फिर मेरे को याद आ जाता था कि अब होगा। सर बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि कभी पीसीएस में फिक्स हो जाते हैं, कभी यूपीएससी पे करते हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेरा तो क्लियर मतलब क्लैरिटी अपने पास होना चाहिए कि आपको क्या करना है, बीसीएस करना है कि यूपीएससी करना है क्योंकि दोनों जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत अलग हो चुका है। जैसे यूजुअली पीसीएस में थोड़ा वो रोट लर्निंग पे ज़्यादा उनका रहता है, ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें पूछते हैं वो, जबकि यूपीएससी कंसेप्चुअल ज़्यादा हो जाता है। तो और जो यूपीएससी का जो मेंस भी है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। मेंस एग्ज़ाम क्वेश्चंस यूजुअली उतने प्रेडिक्टेबल होते नहीं हैं जितने पीसीएस में होते हैं। तो मेरा था कि मैंने इसीलिए पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं दिया है कभी, मतलब मेरा था कि बस मुझे यूपीएससी में ही जाना है और इधर ही आना है। तो आप एक क्लियर कर लो आप कि आपको क्या करना है नहीं करना, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने कभी भी पीसीएस पे फोकस नहीं किया। मेरा शुरू से फोकस था कि यूपीएससी में ही आना है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर रिलेशनशिप में या गर्लफ्रेंड के साथ तैयारी करना चाहिए, साथ में मिलके ऐसा या रह के तैयारी करना तो भटको होता है, ऐसा क्या कुछ? ऐसे जैसे जब मैं नीट पीजी की तैयारी कर रहा था ना, तो हमारे सर ने एक चीज़ बोला था कि जैसे हो तैयारी के टाइम पे एकदम वैसे ही रहना। तो अगर है तो ब्रेकअप मत करना और अगर नहीं नहीं है तो बनाना मत। तो सर ने मुझे ये हम लोगों को ये वहाँ पे भी सलाह देते थे और वहाँ पे भी वो काम आती है। तो मैं यहाँ पे भी बोलूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जिस पोजीशन में हो वैसे रहने की कोशिश करो और जो भी चीज़ है अगर है भी नहीं भी तो उसको एज अ पॉजिटिव वे में लो, उसको एज अ पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम लेके चलो। सर आपके सिलेक्शन के आप सिलेक्शन हो जाने के बाद तो बहुत सारे कॉल आते होंगे रिश्ते के घर पे, तो ऐसा कोई कॉल आए हैं क्या?
अब फिर वही बताया ना, मैं मतलब वो सारी चीज़ें मेरे पिताजी हैंडल करते हैं, तो उनके पास आता है, फिर वो जैसा होता है वो हैंडल करते हैं। तो अभी तो मैं अभी फ़ोकस कर रहा हूँ कि और अच्छा थोड़ा एक रैंक मतलब अटेम्प्ट देने का, और रैंक भी इम्प्रूव अटेम्प्ट करने का। देना चाहेंगे आप क्या? अब ये फर्स्ट था तो मैं सोच रहा हूँ कि एक आईआरएस, आईपीएस, आईआरएस तो मिल जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आईएएस के लिए ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि वो ड्रीम था मेरा, तो एक बार और देंगे। सर आईएएस बन जाते हैं तो ऐसा 5 चीज़ बताइए जो आप चेंज करना चाहें? मैंने जो अपने गाँव में देखी है कि एक पहली है कि वहाँ पे स्वास्थ्य बहुत ख़राब कंडीशन है, कि लोगों के पास क्योंकि एक। एक डॉक्टर भी हैं तो हाँ, आप मैं डॉक्टर भी हूँ, तो मैं इसलिए बताता हूँ कि लोग उतने दूर-दूर से दिल्ली आते थे अपना इलाज कराने के लिए। तो एक मुझे बहुत ख़राब लगता था कि इतना पैसा वेस्ट होता है, इतना पैसा लगता है, फिर रहने का दिक्कत होता है और यहाँ के हॉस्पिटल्स पे और ज़्यादा लोड बढ़ रहा है। तो एक मैं वो चीज़ पे फ़ोकस करूँगा। दूसरा है कि थोड़ी बेरोज़गारी पे मैं देखूँगा कि वहाँ पे लोकल लेवल पे ही जॉब हो सके, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि लोगों के अंदर स्किल हो तो वो वहीं पे काम कर लें। तीसरा मैं कहूँगा, क्योंकि मैं जिस स्टेट से आता हूँ, वो कृषि प्रधान है। तो कृषि में और आप कितना अच्छा लोगों को फ़ायदा कर सकते हैं, कृषि में और फूड प्रोसेसिंग पे फ़ोकस कर सकते हैं। तो अभी बस यही 3 सोचा ज़्यादा। सर जो बच्चे गाँव में तैयारी करते हैं, गाँव में रह के तैयारी, उसको कैसे तैयारी करना चाहिए थोड़ा बताना चाहिए? या उसको इधर दिल्ली आना चाहिए थोड़ा आप, या कोई बड़े शहर जाना चाहिए आप थोड़ा? अब तो जैसे कि जब इंटरनेट ऑफ ये एजुकेशन आ गई हैं कि जब आप वीडियो लेक्चर्स मोबाइल पे ही देख सकते हैं और 5G पेनिट्रेट हर जगह पहुंच चुका है, तो मैं बोलूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ देने आ सकते हो, कि एक वहाँ पे क्लासरूम में इतने लोगों के साथ बैठ के टेस्ट देने का थोड़ा अलग माहौल होता है, और सेम वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी होता है। तो आप पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हो, उससे कोई वो नहीं है कि आपको यहाँ पे शहर में आके पढ़ना है, बट टेस्ट देने के लिए आप कहीं भी आपके आसपास एग्ज़ाम सेंटर हो, वहाँ पे आप जाकर टेस्ट दीजिएगा। तो एक आपको थोड़ा लगेगा और भी आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा और मेहनत करना है। सर मेंटरशिप मेंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है थोड़ा बताना चाहिए? आपने लिए थे या? मेंस मेंटरशिप मैंने जो मेंस के लिए कोर्स किया था तो उसी में मिल गया था साथ में ही। एंड मेंटर थोड़ा गाइड करने में, जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा बताते हैं, तो हेल्प करता है, बट वही है कि एट द एंड ऑफ द डे आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं मेंटर को।